हेलो दोस्तों, वेलकम टू डाउटनेट। डाउटनेट में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने अणुभार के बारे में पढ़ा था। H2O का अणुभार जो है वो 18 AMU था, 18 AMU था H2O का अणुभार, और एक मोल का द्रव्यमान जो है वो 18 ग्राम आया। एक अणु का भार यानी अणुभार, एक अणु का भार यानी अणुभार जो है वो बेटा कितना आया H2O के लिए? कितना था? 18 AMU, 18 AMU। और वैसे ही दोस्तों, अगर मैं H2O के एक मोल अणुओं का भार याद करूं, एक मोल का भार जो है वो दोस्तों कितना आया था? वो आया था 18 ग्राम। अब सबसे पहली बात तो अपने को ये सोचना है कि क्या ये दोनों चीजें सेम है क्या? दोस्तों संख्या सेम है, 18 AMU और 18 ग्राम में बहुत फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क है। ये तो एक अणु का भार है। AMU द्रव्यमान की छोटी इकाई है, उससे बड़ी इकाई ग्राम है, उससे बड़ी इकाई किलोग्राम है, उससे बड़ी इकाई क्विंटल है। कोई बोले 1 किलो और 1 क्विंटल एक ही है क्या? नहीं, बात बहुत अलग। 1 किलो और 1 क्विंटल बहुत ज्यादा अलग है। तो आपको AMU मतलब एक अणु का भार है, और एक मोल का भार जो 18 ग्राम है। अगर मैं कोई दूसरा एग्जांपल लूं, यहाँ CH4 में कार्बन का द्रव्यमान संख्या 12 है, 4 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या 4 है, तो एक अणु का भार होगा 12 + 4 16 AMU, और एक मोल का भार होगा बेटा 16 ग्राम। H2SO4 के एक अणु का भार जो है अगर आप सभी को जोड़ोगे तो आएगा 98 AMU। एक मोल का भार बेटा 98 ग्राम आएगा। CO2 के एक अणु का भार बेटा 44 AMU है, तो एक मोल का भार बेटा 44 ग्राम आएगा। अब दोस्तों, जैसे एक अणु के भार को अणु भार कहते हैं, वैसे बेटा एक मोल के भार को मोलर भार भी कहा जाता है। मोलर भार, एक मोल के भार को हम लोग मोलर भार कहते हैं। एक मोल के भार को मोलर भार कहते हैं, एक अणु के भार को अणु भार कहते हैं। अणुओं में जितना अणु भार होता है AMU में, उतना ही मोलर भार होता है ग्राम में। अगर मैं हीलियम परमाणु के बारे में बात करूंगा, तो हीलियम परमाणु का परमाणु भार, एक परमाणु का भार हीलियम के लिए, एक परमाणु का भार जो है वो होता है बेटा हीलियम के लिए, एक परमाणु का भार हीलियम के लिए कितना होगा? 4 AMU। और दोस्तों एक मोल परमाणु का भार कितना होगा? एक मोल He परमाणु का भार, एक मोल का भार दोस्तों यहाँ एक मोल He परमाणु का भार जो है वो 4 ग्राम हो जाएगा। कार्बन के एक परमाणु का भार 12 AMU है, तो बेटा एक मोल का भार 12 ग्राम हो जाएगा। Mg के एक परमाणु का भार बेटा 24 AMU है, तो 24 AMU है, तो एक मोल का भार 24 ग्राम हो जाएगा। हालांकि एक परमाणु और एक मोल में बहुत फर्क है। एक परमाणु खाली अकेला परमाणु, एक मोल परमाणु में बहुत ज्यादा परमाणु है। किसके बराबर? अवगाद्रो संख्या के बराबर। एक मोल में कितने परमाणु है? 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, बहुत ज्यादा। और उसका मान होता है 6.022 × 10⁻23 परमाणु, 6.022 × 10⁻23। अगर जो चीज के बारे में बात करें अणु है, तो एक मोल अणु का मतलब है 6.022 × 10⁻23 अणु। तो अब हमें पता चल गया, मोलर भार पता चल गया। अब दोस्तों अगर हम लोग बहुत सिंपल सवाल करने की कोशिश करें, H2O के 2 मोल द्रव्यमान की गणना करो। अगर इस सवाल पे कोशिश करते हैं कि H2O जो है एक सैंपल है, एक नमूना है जिसमें 2 मोल H2O है, तो 2 मोल H2O के 2 मोल के द्रव्यमान की गणना करें। तो 2 मोल के द्रव्यमान की गणना बेटा आपको पता है, 1 मोल का द्रव्यमान होता है 18 ग्राम। इकाई बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बेटा 2 मोल का द्रव्यमान हो जाएगा, इसका हल हो जाएगा। 2 मोल का द्रव्यमान जो है, 2 मोल H2O का भार जो है, 2 मोल H2O का भार कितना हो जाएगा, यानी द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 2 × 1 मोल का भार, और इसकी इकाई ग्राम में आएगी, यानी 36 ग्राम हो जाएगा। 36 ग्राम, क्योंकि मोल बता रखा है, 2 मोल बता रखा है, 2 मोल। अगर कोई बोलता है 2 H2 अणुओं का भार कितना होगा, तो हम लोग बोलते हैं 1 H2 अणु का भार 18 AMU रहता है, 2 H2 अणु का भार 2 × 18 AMU होता, 2 H2 का भार 2 × 18 AMU होता, 36 AMU होता। सिर्फ 2 अणु होते तो 36 AMU होता, 2 मोल है यानी बहुत बहुत सारे अणु है, तो द्रव्यमान जो है ग्राम में आएगा। द्रव्यमान की बड़ी इकाई ग्राम है, छोटी इकाई AMU है। ठीक है बेटा। अब मेरे को अगर कोई ये बोल दे, कि H2O के 180 ग्राम है, तो बताओ कितने मोल मिलेंगे? ऐसा एक छोटा सा सवाल कर देते हैं। H2O के 180 ग्राम में H2O के मोलों की संख्या ज्ञात करो। मोलों की संख्या क्या होगी? H2O के मोलों की संख्या क्या होगी? दोस्तों H2O के 180 ग्राम है, क्या है H2O के 180 ग्राम। अब आपको पता है 18 ग्राम से 1 मोल बनता है, तो 180 ग्राम में कितने मोल H2O होंगे, तब जाके H2O के उस नमूने का भार 180 ग्राम होगा। तो बताइए, आप लोग मेरे को सोच के बताइए, आपके हिसाब से कितने मोल होना चाहिए? एक बार आप लोग अपने थिंकिंग प्रोसेस से, अपने मन से एक बार सोचिए, अपने मन से एक बार आप लोग सोचिए, अपने मन से सोचिए। H2O के 180 ग्राम में H2O के मोलों की संख्या, तो आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 10 मोल हो जाएंगे। 18 ग्राम से 1 मोल बनता है, तो 180 ग्राम से 10 मोल हो जाएंगे। अब आपने किया क्या है? आपने एक्चुअली ये किया है कि H2O के मोलों की संख्या निकालने के लिए आपके दिमाग ने 180 को 18 से भाग दिया है, तभी मोलों की संख्या 10 आई। आपने क्या किया? मन में क्या किया? दिया गया कुल भार बटा अणु बटा मोलर भार, तो मोलों की संख्या आ गई। आपने जब 10 मोल अपने मन में सोचा, तो इसका सिंपल मतलब था कि आपके दिमाग ने 180 को 18 से भाग दिया है, तभी तो 10 आया। तो दोस्तों मैं मोलों की संख्या का एक फॉर्मूला, अब मोलों की संख्या n का मतलब होगा हमेशा मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या का हम लोग एक नया फॉर्मूला डिसाइड कर सकते हैं दोस्तों। कोई भी चीज के मोलों की संख्या का एक फॉर्मूला होगा। मोलों की संख्या क्या? n का मतलब होगा बेटा मोलों की संख्या जो है वो n हो जाएगा, दिए गए नमूने का भार ग्राम में, दिए गए सैंपल का मतलब होता है नमूने, दिए गए नमूने का भार ग्राम में, दिए गए नमूने का भार ग्राम में, दिए गए नमूने का भार ग्राम में बटा मोलर भार। अब मोलर भार तो ग्राम में होता ही वैसे, बटा मोलर भार। तो ये है बेटा मोलों की संख्या का फॉर्मूला। किसी भी सैंपल में मोलों की संख्या होगी, नमूने का दिया गया भार, दिया गया द्रव्यमान ग्राम में बटा मोलर भार, बटा मोलर भार। कोई भी चीज के मोलों की संख्या का सबसे पहला हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है, मोलों की संख्या बराबर दिया गया भार ग्राम में बटा मोलर भार। यहाँ H2O था तो मोलर भार 18 लगाया, और कुछ होता तो उसका मोलर भार लगाते। यहाँ तक सभी लोग एग्री कर रहे हैं, यहाँ तक सभी लोग सहमत हैं? जल्दी से बता दीजिए, क्या यहाँ तक आप बिल्कुुल सहमत हैं इस बात से? कोई नया नहीं किया, सिंपल एक फॉर्मूला पे आगे। ये कैलकुलेशन मैंने खुद से करवाया, तुम्हारे दिमाग ने की, उसी से मैंने फॉर्मूला बनाया, खुद से कुछ भी नहीं किया मैंने। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। नाउ वी हैव टू प्रॉब्लम। निम्नलिखित में मोलों की संख्या की परिकल्पना कीजिए। पहला सवाल है 52 ग्राम हीलियम में, 52 ग्राम हीलियम में वी नीड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। अब नंबर ऑफ मोल्स 52 ग्राम हीलियम है,
तो मैं सिंपल तरीका लगाऊंगा, हीलियम के मोलों की संख्या, हीलियम के मोलों की संख्या होगी दिया गया भार ग्राम में, दिया गया भार ग्राम में बटा मोलर भार। मोलर भार तो वैसे ग्राम होता है, मोलर भार। अब प्यारे बच्चों एक बात बताइए मेरे को, हीलियम का सैंपल का नमूना दिया गया 52 ग्राम बटा मोलर भार बेटा क्या है 4, 52 बटा हीलियम का मोलर भार 4 है ना, एक अणु का भार 4 एमयू है, एक मोल का भार 4 ग्राम है, तो मैं बोलूंगा 52 बटा 4 और ये कितना हो जाएगा 13 आ जाएगा ना 13। इसमें 180 ग्राम H2 है, इसमें H2 सैंपल के मोलों की संख्या हो जाएगी 180 ग्राम है, 180 बटा मोलर भार, इसमें हो जाएगा मोलों की संख्या 10। H2O के मोलों की संख्या बेटा 10 हो जाएगी। कोई भी सैंपल का अगर नमूने का भार दिया है, सैंपल का भार दिया है, तो मोलों की संख्या निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। हम लोग क्या करने वाले, दिया गया भार ग्राम में बटा मोलर भार करने वाले हैं, दिया गया भार ग्राम में बटा मोलर भार करने वाले। इस प्रकार हम लोग मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे, इस प्रकार हम लोग मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। आगे बढ़े, अगला ये सवाल। अब एक बात बताओ, एक मोल H2, अब एक बात बताओ, सिंपल सिंपल चीजें बढ़ेंगे। एक मोल H2O का मतलब क्या, एक मोल H2O का क्या क्या मतलब हो सकता है, क्या क्या मतलब हो सकता है, मतलब हो सकता है। तो मैं ये मतलब निकाल सकता हूं, इसका मतलब है नमूने का भार 18 ग्राम है, जो सैंपल है ना, अगर आप बोल रहे हो एक मोल H2 है, इसका मतलब सैंपल का भार, नमूने का भार 18 ग्राम है, क्योंकि एक मोल का भार 18 ग्राम होता है, नमूने का भार 18 ग्राम है, नमूने का भार 18 ग्राम है। ये चीज मैं यहां से निकाल सकता हूं कि H2O के एक मोल का भार अगर 18 ग्राम है, तो H2O का एक मोल देखा, इसका मतलब नमूने का भार 18 ग्राम है। दूसरा मैं ये भी बोल सकता हूं, नमूने में, सैंपल में, नमूने में 6.022 इंटू 10 की घात 23 H2O के अणु है, H2O के अणु है। क्या ये दोनों बातें, ये दोनों बातें सही नहीं? क्या आप लोग भी इन दोनों बातों पे पहुंच सकते हो? एक मोल H2 का मतलब है 18 ग्राम, एक तो मैं बोल सकता हूं उस नमूने का वजन मापोगे आप वजन वाली मशीन में तो 18 ग्राम आएगा। दूसरा मैं बोलूंगा कि अगर अलग-अलग H2 अणुओं की संख्या गिनोगे कि कितने H2 अणु है, वो आएंगे 6.022 10 की घात 23, 6.022 10 की घात 23 है ना। जल्दी से बताइए, साथ-साथ में नोट डाउन करते रहिए, जल्दी-जल्दी बताइए, क्या हम लोग सही जा रहे हैं, क्या हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं बेटा, क्या हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं, सही दिशा में जा रहे हैं। अब दोस्तों, अब अगर मेरे से कोई एक और सवाल पूछ ले कि 5 मोल H2O अणु में, 5 मोल H2O, 5 मोल H2O में, 5 मोल H2O के नमूने में H2O अणुओं की संख्या क्या होगी, H2 अणुओं की संख्या क्या होगी। दूसरा क्वेश्चन है 5 मोल, दूसरा क्वेश्चन है 5 मोल हीलियम के नमूने में हीलियम परमाणुओं की संख्या क्या होगी। दोनों के बारे में सोचा, ये 5 मोल H2O के नमूने में 5 मोल है, एक 5 मोल पानी है, उसमें कितने H2 अणुओं की संख्या होगी। दूसरा है 5 मोल हीलियम है, उसमें कितने हीलियम परमाणुओं की संख्या होगी। तो आपको पता है 1 मोल H2O में अवगाद्रो संख्या के बराबर अणुओं की संख्या होगी। 1 मोल में तो हमें पता है अवगाद्रो संख्या के बराबर होगी, 1 मोल में तो हमें पता है अवगाद्रो संख्या के बराबर होगी। 5 मोल में क्या होगी, 5 मोल में दोस्तों, 5 मोल में क्या होगी, 5 मोल में होगी, 5 मोल में होगी, 5 मोल H2O में, 5 मोल H2O में H2 अणुओं की संख्या जो है, H2 अणुओं की संख्या, क्या मैं बोल सकता हूं 5 गुना, 1 मोल में 6.022 10 की घात 23 है, तो 5 मोल में हो जाएगा 5 गुना 6.022 10 की घात 23। या आप ये भी बोल सकते हो, इस संख्या को Na भी बोल सकते हो, 5Na हो जाएगी, इस संख्या को Na भी बोल सकते हो, यानी 5Na हो जाएगी। 5 मोल H2O में अणुओं की संख्या 5Na हो जाएगी, अणुओं की संख्या 5Na हो जाएगी, 5 मोल में अणुओं की संख्या 5Na हो जाएगी, 5 मोल में H2O की अणुओं की संख्या 5Na हो जाएगी। Na भी लिख सकते हो या 6.022 10 की घात 23 भी लिख सकते हो। अब इस सवाल पे आते हैं, अब इस सवाल पे आते हैं। अगला जो ये सवाल है, ये सवाल अपना क्या बोल रहा है, अगला सवाल बोल रहा है 5 मोल हीलियम के, हीलियम में हीलियम परमाणुओं की संख्या क्या होगी। 5 मोल हीलियम में, 5 मोल हीलियम में हीलियम परमाणुओं की, 5 मोल हीलियम के नमूने में हीलियम परमाणुओं की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों 1 मोल हीलियम में हीलियम परमाणु की संख्या 6.022 10 की घात 23 होगी। 1 मोल हीलियम, अब हीलियम का नमूना परमाणु फॉर्म में रहता है, ये अपने को बहुत सही से समझना पड़ेगा भाई। 1 मोल हीलियम में अवगाद्रो संख्या के बराबर हीलियम परमाणु होते हैं, 1 मोल H2O के नमूने में अवगाद्रो संख्या के बराबर H2O अणु होते हैं, क्योंकि H2O का नमूना अणु वाला है, हीलियम का नमूना परमाणु वाला है। जैसे मैं बोलूं मेरे जैसे एक मोल लोगों का मतलब है मेरे जैसे अवगाद्रो संख्या के बराबर लोग, और अगर मैं बोलूं मेरा पूरा परिवार जो है, ऐसे 1 मोल परिवार के परिवार का मतलब है मेरे जैसे पूरे परिवार, मेरे जैसे परिवार कितने 6.022 10 की घात 23 परिवार अगर खड़े रहते हैं साथ में, तो हम लोग बोलेंगे 1 मोल परिवार है। तो अब 5 मोल H2O में, 5 मोल हीलियम में हीलियम परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 5 गुना 6.022 इंटू 10 की घात 23 He के परमाणु। अब एक यहां से क्या, मैं एक यहां से एक चीज मैं यहां निकाल सकता हूं, एक चीज मैं निकाल सकता हूं, क्या मैं बोल सकता हूं कणों की संख्या बराबर मोलों की संख्या गुणा अवगाद्रो संख्या, मोलों की संख्या गुणा अवगाद्रो संख्या, यानी मोलों की संख्या गुणा अवगाद्रो संख्या। क्या मैं ये बोल सकता हूं बेटा। अब तुम लोग बोलोगे सर ये बात तो ठीक है, ये फॉर्मूला तो ठीक लग रहा है हमें, कण का क्या मतलब है। कण का मतलब है देख बेटा, 5 मोल H2O में तो इतने अणु आए, इतने अणु आए, और 5 मोल हीलियम में इतने परमाणु आए। कण का मतलब है कि तुम सैंपल नमूना तुम्हारा कैसा है। अगर नमूना अणु है, H2O के 5 मोल है, तो यहाँ H2O अणुओं की संख्या आ जाएगी मोलों की संख्या गुणा अवगाद्रो संख्या। अगर तुम्हारा नमूना परमाणुविक फॉर्म में है हीलियम के साथ, तो यहाँ हीलियम में परमाणुओं की संख्या आ जाएगी मोलों की संख्या गुणा अवगाद्रो संख्या। अगर तुम्हारे नमूने में आयन है, कोई बोले 5 मोल SO4 2 आयन है, तो 5 मोल SO4 2 आयन का मतलब होगा 5 गुना 6.022 10 की घात 23 SO4 2 आयन।
तो इसलिए मैंने कण लिखा है, इस पे फोकस करना दोस्तों। अगर इस चीज को आपने अंडरस्टैंड कर लिया ना, काम पक्का हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा आपका। मोल कंसेप्ट में बस इतनी चीज है, ये करके तो आप नीट के सवाल ऐसे झट से कर दो, बस बेसिक अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप हम लोग और प्रैक्टिस करने वाले और बहुत सारे सवाल करने वाले, तो एट द एंड ऑफ द डे यू विल लर्न इट, है ना। जब चैप्टर खत्म हो जाएगा उस दिन तो आपको सारी चीजें, तब तक आपको सारी चीजें आ जाएगी। आगे बढ़े, आगे वाली स्लाइड में चले, चलिए। तो दोस्तों सवाल यह है 180 ग्राम H2O में निम्नलिखित की गणना करें। पहले H2O के मोलों की संख्या की गणना करनी है, फिर पहले मोलों की संख्या पे फोकस करना है। मोलों की संख्या का सिर्फ और सिर्फ अब तक एक फॉर्मूला पढ़ाया है। मोलों की संख्या होगा बेटा, मोलों की संख्या का फॉर्मूला है दिया गया द्रव्यमान ग्राम में 180 ग्राम है, दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर भार। H2O का मोलर भार 18 है, मोलों की संख्या का एक ही फॉर्मूला है, अब तक एक ही पढ़ा है आपने, बिना कोई ज्यादा इधर-उधर दिमाग लगाए सीधा बोल दिया मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा मोलर भार, जो कि 10 आता है। अगला स्टेटमेंट है H2O के अणुओं की संख्या। दोस्तों H2O के अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या मतलब कणों की संख्या। हमें पता है एक मोल में H2O में अवोगाद्रो संख्या के बराबर अणु होंगे, एक मोल H2O में अवोगाद्रो संख्या के बराबर अणु होंगे। हमारे नमूने में 10 मोल H2O अणु है, तो दोस्तों H2O अणुओं की संख्या क्या होगी? H2O अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या जो है वो मिल जाएगी बेटा मोलों की संख्या गुणा अवोगाद्रो संख्या। मोलों की संख्या 10 है, अवोगाद्रो संख्या 6.02 × 10 की घात 23, तो ये हो जाएगा 6.02 × 10 की घात 24 अणु हो जाएगा। सही बात है, अणुओं की संख्या इतनी आ जाएगी 6.02 × 10 की घात 24। कुछ लोग इस संख्या को बेटा Na लिख देते हैं, कुछ लोग इस संख्या को Na लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। Na ऑप्शन में कभी-कभी इस संख्या को बेटा Na लिख देते हैं, ऐसे 10 Na, तो कभी-कभी ऑप्शन में Na के फॉर्म में भी आ सकता है। आप इस संख्या को Na लिख सकते हो, आपके सवाल, आपके ऑप्शन, मान लो ये सवाल लिखा है, ऑप्शंस में ऐसी संख्या है 10 की घातों में, तब तो आप इसको Na मत लिखो। अगर ऑप्शन में ऐसे देखें 5 Na, 6 Na, 10 Na, 20 Na, तो आप Na तक ही सीमित रखो, आगे आपको करना ही नहीं है। ऑप्शंस देख-देख के, सवाल के ऑप्शंस देख-देख के हमें ये सोचना है कि Na कब रखना है और 6.02 × 10 की घात 23 कब रखना है। बहुत सिंपल चीज है, बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, चलिए आगे और बढ़ते हैं। ऐसा ही सवाल, बिल्कुल ऐसा ही सवाल अपने को करना है। मैं चाहता हूं ये सवाल तुम लोग खुद करो। 980 ग्राम H2SO4 नमूने में निम्नलिखित की गणना करें। आप नोट डाउन करोगे, तब तक मैं इंतजार भी करूंगा। 980 ग्राम नमूने में निम्नलिखित की गणना करें। पहला है H2SO4 के मोलों की संख्या, दूसरा है H2SO4 के अणुओं की संख्या, H2SO4 के मोलों की संख्या, और दूसरा है H2SO4 के अणुओं की संख्या। आराम से नोट डाउन करो, मैं आपको समय दूंगा। आप ये मत सोचना सर आप लिख के लेके आगे, मैं उतना समय आप लोगों को दूंगा। मैं आपको समय दूंगा। निम्नलिखित H2SO4 980 ग्राम H2SO4 नमूने का भार दिया है, ग्राम नमूने का भार दिया है। पहला पूछा है H2SO4 के मोलों की संख्या। प्यारे बच्चों H2SO4 के मोलों की संख्या का एक ही फॉर्मूला होगा, क्या फॉर्मूला होगा? दिया गया भार बटा मोलर भार, दिया गया भार बटा मोलर भार। तो H2SO4 के मोलों की संख्या हो जाएगा दिया गया भार बटा मोलर भार। मोलर भार कुछ लोगों को याद हो गया होगा, बट बेटा H2SO4 का जो मोलर भार है वो कितना होगा? 2 × 1 × 1 × 32। ऐसे कैसे कर रहा हूं मैं? सल्फर का द्रव्यमान संख्या 32 होता है, हाइड्रोजन की द्रव्यमान संख्या 1 होती है, ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या 16 होती है। तो 2 × 1 प्लस 1 × 32 प्लस 4 × 16, तो बेटा ये हो जाएगा 2 + 32 + 64। और बेटा आप अगर इसको टोटल करोगे 4 और 2 6 और 2 8 8 और 6 और 3 9 98 ग्राम हो जाएगा मोलर भार। अगर अणु भार है तो 98 AMU। अब मैं ये बोल रहा हूं बेटा H2SO4 के मोलों की संख्या हो जाएगा दिया गया भार नमूने का 980 ग्राम है बटा मोलर भार 98, तो H2SO4 के मोलों की संख्या होगी 10। अब बोल रहा है H2SO4 के अणु की संख्या, अणुओं की संख्या बेटा कितना हो जाएगा? अणुओं की संख्या या कणों की संख्या, अणुओं की संख्या या कणों की संख्या का फॉर्मूला होता है बेटा मोलों की संख्या गुणा अवगाद्रो संख्या, क्योंकि एक मोल में अवगाद्रो संख्या के बराबर अणु होते हैं। हमारे नमूने में 10 मोल है, तो 10 मोल में 10 गुना Na हो जाएगा, 10 गुना Na हो जाएगा। आप चाहो तो बेटा Na का मान रख दो, 10 गुना 6.02 × 10 की घात 30, ये हो जाएगा 6.02 × 10 की घात 24 अणु आ जाएगा, 02 × 10 की घात 24 अणु आ जाएगा, है ना। तो अणुओं की संख्या आप ऐसे याद कर सकते हैं, अणुओं की संख्या जो है वो आप इस प्रकार याद कर सकते हैं। सही, इस एक ही टाइप की 3 प्रॉब्लम कर लिए, एक ही टाइप की 3 प्रॉब्लम कर लिए हमने। ठीक है, एक ही टाइप की 3 प्रॉब्लम कर लिए। अब प्यारे बच्चों अब हम लोग बात करते हैं, अब हम लोगों ने मोलों की संख्या, अणुओं की संख्या, अब एक छोटा सा एक और सवाल कर लेते हैं। एग्जांपल 36 ग्राम कार्बन C12, C12 का मतलब है बेटा आइसोटोप समस्थानिक कार्बन का वो समस्थानिक है जिसका द्रव्यमान संख्या 12 है। मैं 6C12 नहीं लिखूं तब भी आप लोगों को यही मतलब समझना है। 36 ग्राम कार्बन लिख देता हूं, कार्बन और ब्रैकेट में लिख देता हूं 6C12, इसका मतलब द्रव्यमान संख्या 12 वाली की बात कर रहे हैं। 36 ग्राम कार्बन 6C12 में कार्बन की मोलों की संख्या तथा कार्बन की 6C12 में कार्बन की मोलों की संख्या, कार्बन की मोलों की संख्या तथा मोलों की संख्या तथा कार्बन परमाणुओं की संख्या याद करो, तथा कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन तथा कार्बन परमाणुओं की संख्या याद करो, कार्बन परमाणुओं की संख्या, परमाणु की संख्या याद करो। एक बार मैं बेटा सवाल थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, मैं चाहता हूं ताकि एक और चीज सवाल के माध्यम से सीख लें। मान लो आपको 36 ग्राम नहीं दिया, आपको ये दिया 3.6 किलोग्राम, किलोग्राम में दिया आपके बार। नमूने का जो भार है वो बेटा किलोग्राम में दिया हुआ है। अब आपको सबसे पहले मोलों की संख्या निकालिए, फिर कार्बन परमाणुओं की संख्या निकालनी है। तो सोचिए मोलों की संख्या का एक बढ़िया फॉर्मूला है हमारे पास में, मोलों की संख्या बराबर क्या होता है? मोलों की संख्या का बहुत बढ़िया फॉर्मूला है हमारे पास में, मोलों की संख्या इंटू मोलों की संख्या का फॉर्मूला क्या होगा? मोलों की संख्या बराबर
मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा बेटा, मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा दिया गया भार ग्राम में बटा मोलर भार, दिया गया भार ग्राम में बटा मोलर भार जो है वो होगी मोलों की संख्या। किसी भी चीज का, चाहे वो परमाणुविक फॉर्म में रहे, ये परमाणुविक अवस्था में रहता है, कार्बन कोयले के अंदर कार्बन के परमाणु रहते हैं, अणु नहीं रहते, जैसे जल में अणु रहते हैं, तो हल जो है वो बेटा मोलों की संख्या बराबर, फॉर्मूला हम लोग बताएंगे, मोलों की संख्या बराबर, मोलों की संख्या बराबर दिया गया भार ग्राम में, दिया गया भार ग्राम में बटा मोलर भार। अब दोस्तों कार्बन का दिया गया भार ग्राम में, अब बेटा एक बात बताओ, ये किलोग्राम में दे रखा है, तो क्या हम लोग ग्राम में कन्वर्ट करें? हमें पता है किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से गुणा करना पड़ेगा, इतना ग्राम कार्बन का द्रव्यमान है, मतलब इस नमूने का जो भार है वो 3.6 × 1000 ग्राम है। कार्बन का मोलर भार क्या है? जैसे हीलियम का मोलर भार, हीलियम का परमाणु भार 4 होता है, मोल 4 एमयू रहता है, मोलर भार 4 ग्राम रहता है। हीलियम जैसा ही कार्बन भी अकेला रहता है कोयले के अंदर, तो बेटा कार्बन का परमाणु भार 12 एमयू रहता है और मोलर भार 12 ग्राम रहता है, तो मैं बोलूंगा डिवाइडेड बाय 12। अब इसको अगर मैं गुणा कर दूं, 1 0 इधर भेज दूं, तो 36 गुणा 100 हो जाएगा बटा 12, बात क्या 36, 300 मोल हो जाएंगे। कार्बन के 300 मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी? 300। आप में से कितने लोगों ने 300 निकाल ली थी मोलों की संख्या? एक बार बताओ, कितने लोगों ने अपने मन में या अपनी नोटबुक में 300 मोलों की संख्या आप में से निकाल ली थी? कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने मोलों की संख्या 300 निकाल ली है? 300 जो है कैलकुलेट कर ली, मोलों की संख्या कितने लोगों ने 300 कैलकुलेट कर ली है? 300 जो है कैलकुलेट कर ली। मोलों की संख्या 300 कैलकुलेट कर ली। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे। हाथ खड़े कर लो जल्दी से, दोनों हाथ खड़े कर लो। अपना फोन जो है चाहे हाथ से गिर जाएगा, मैं बोलता हूँ हाथ खड़े करो, किसने कर लिया तो दोनों हाथ खड़े कर लिया करो। फोन गिर जाएगा दूसरा ले लेना, कल नया दिलवा देंगे यार तुम्हारे पिताजी, है कि नहीं? फोन के 10,000 रुपये लगते हैं, 10,000 रुपये छोटा सा अमाउंट ऐसा नहीं है ना। मैंने पहला फोन कॉलेज में लिया था, जब मैं तैयारी कर रहा था जाएगी, मेरे पास छोटा वाला फोन होता था, है ना, नोकिया का था ना, जिसमें वो सांप वाला गेम भी रहता था, वो गेम भी खेलता था, है ना। तो वही फोन रखा मैंने पूरी तैयारी के वक्त, वही फोन रखा, घर वालों को बोला किसी को नंबर मत देना, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, है ना। इंस्टाग्राम वगैरह पे कहीं, मैंने फेसबुक आईडी भी नहीं थी मेरी। तो मोलों की संख्या 300 आ गई बेटा। कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी? एक मोल में अवगाद्रो संख्या के बराबर परमाणु रहते हैं, तो इस सैंपल में कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या दोस्तों ये हो जाएगी मोलों की संख्या गुणा अवगाद्रो संख्या, 300 गुणा Na, और ये हो जाएगा 300 इंटू, ये हो जाएगा 300 गुणा, ये हो जाएगा 300 गुणा 6.022 इंटू 10 की घात 23। अवगाद्रो संख्या का मान रख भी सकते हो और नहीं भी रख सकते, एने भी रख सकते हो तब भी चलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो अब अभी तक हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर कोई नमूने का भार दिया है तो मोलों की संख्या निकाल सकते हैं, उस नमूने में अणुओं की संख्या निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर नमूना परमाणुविक अवस्था में हो, जैसे हीलियम है, कार्बन है, ये एक एक परमाणु रहते हैं इनके, तो उस केस में भी हम लोग मोलों की संख्या निकाल सकते हैं, और उस केस में भी हम लोग परमाणुओं की संख्या निकाल सकते हैं, उस केस में भी हम लोग जो है वो परमाणुओं की संख्या निकाल सकते हैं। अब दोस्तों मोलों की संख्या का एक नए फॉर्मूले से मैं इंट्रोड्यूस करवाता हूं आपको। मोलों की संख्या का एक फॉर्मूला हमारे पास में है। मोलों की संख्या क्या होता है? मोलों की संख्या होता है दिया गया भार, मोलों की संख्या क्या होता है? दिया गया भार बटा मोलर भार। अब दोस्तों छोटा सा सवाल करने की कोशिश करते हैं। एक नमूने में, एक H2 जल के नमूने में, एक जल के नमूने में हम लोग कोई भी फॉर्मूला में पढ़ाऊंगा ना, मैं आप लोगों को पहले दिखाऊंगा कि फॉर्मूला कैसे आया, पहले फॉर्मूले से पहले एक एग्जांपल कराऊंगा, ताकि आप हम लोग उस एग्जांपल से फॉर्मूला खुद से सोच सकें। एक जल के नमूने में, एक जल के नमूने में 5Na जल के अणु है, जल के अणुओं की संख्या है, अणु की संख्या है। तो जल के मोलों की संख्या ज्ञात करो, तो जल के मोलों की संख्या ज्ञात करो, तो जल के मोलों की संख्या ज्ञात करो, ये सवाल है। एक नमूने में जल के 5Na अणु है, अणुओं की संख्या 5Na है, तो इसमें आप लोगों को ज्ञात करना है जल के मोलों की संख्या, इसमें आपको ज्ञात करना है जल के मोलों की संख्या। अब आप सभी बच्चों को पता है कि यार अणुओं की संख्या एक मोल में Na होती है, ठीक है, 2 मोल में 2Na होती है, 4 मोल में 4Na होगी, 5 मोल में 5Na होगी। तो तुम्हारा दिमाग क्या करता है? तुम्हारा दिमाग जो है वो किस प्रकार आंसर लेके आ रहा है? मेरे को उम्मीद है सभी के सभी बच्चे लगभग बोल रहे हैं 5 आएगा सर, उत्तर 5 आएगा, लगभग यही बोल रहे होंगे, इसका आंसर जो है 5 आएगा। अब दोस्तों आंसर सही बात है, आपका आंसर जो है मोलों की संख्या जो है 5 आएगा। पर अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आपके दिमाग ने किया क्या है। आपके दिमाग ने मोलों की संख्या बराबर किया है कुल अणुओं की संख्या, मोलों की संख्या बराबर किया है कुल अणुओं की संख्या, कुल अणुओं की संख्या बटा एक मोल में अणुओं की संख्या, बटा एक मोल में अणुओं की संख्या, एक मोल में अणुओं की संख्या बटा एक मोल में अणुओं की संख्या, कुल अणुओं की संख्या बटा एक मोल में अणुओं की संख्या। कुल अणुओं की संख्या बेटा देखा 5Na, और एक मोल में अणुओं की संख्या भी अवगाद्रो संख्या के बराबर होती है, इसीलिए आपका उत्तर 5 आया, से कट गया, इसीलिए आपका उत्तर जो है वो 5 आया। दोस्तों 5Na में आपने जो 5 मोल बोला था, आप में से कुछ लोगों ने आपने दिमाग लगाया होगा कि अच्छा एक मोल में Na होते हैं, अवगाद्रो संख्या के बराबर होते हैं, तो 5 मोल में 5Na होंगे, या 5 मोल है 5Na देखा अणुओं की संख्या, तो आपने सोच लिया भाई 5 मोल होंगे। बट आपके दिमाग की बैक, आपके दिमाग के कोई ना कोई आप अनकॉन्शियस पार्ट में आपने साइड कैलकुलेशन की होगी 5Na/5 क्या होगा। कुल मिला के मैं यहां से फॉर्मूला बनाना चाहता हूं दोस्तों, यहां से मैं फॉर्मूला बनाना चाहता हूं, क्या फॉर्मूला बनाना चाहता हूं? मोलों की संख्या का एक और फॉर्मूला आ गया, कुल अणुओं की संख्या बराबर एक मोल में अणुओं की संख्या। बेटा मैं खाली अणु नहीं बोल के मैं तो ये लिखूंगा कुल कणों की संख्या बटा एक मोल में कणों की संख्या। कण बोलना ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि अगर कोई मेरे को बोल दे एक सैंपल में, एक नमूने में 5 Na हीलियम के परमाणु, 5 Na 5 into Na हीलियम के परमाणु है, तो आपके दिमाग में आएगा अच्छा उस नमूने में 5 मोल हीलियम परमाणु है,
तो कभी परमाणु हो सकते हैं नमूना देख के, तो कण बोलना ज्यादा सही है, एक जनरल स्टेटमेंट हो जाएगा। मैं मोलों की संख्या का दूसरा फॉर्मूला दोस्तों आ गया है, नमूने में कणों की संख्या, नमूने में कणों की संख्या, नमूने में कणों की संख्या बटा एक मोल में कणों की संख्या, एक मोल में कणों की संख्या, नमूने में कणों की संख्या बराबर बटा हो जाएगा एक मोल में कणों की संख्या। जितने भी नमूने में देख इतने सारे अणु है, अब बताओ कितने मोल होंगे, तो आपको सिंपल लिखना है अणुओं की संख्या बटा एक मोल में अणुओं की संख्या, नमूने में कणों की संख्या बटा एक मोल में कणों की संख्या जो है ये हो जाएगा मोलों की संख्या का फॉर्मूला, ये हो जाएगा मोलों की संख्या का फॉर्मूला। ये क्या हो जाएगा दोस्तों, मोलों की संख्या का फॉर्मूला हो जाएगा, मोलों की संख्या का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला है किसी में भी नमूने में अणुओं की संख्या या कणों की संख्या, ये बेटा दूसरा फॉर्मूला है। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी ये सेकंड फॉर्मूला है, ये सेकंड फॉर्मूला है, मोलों की संख्या का सेकंड फॉर्मूला है, ये दूसरा फॉर्मूला। ऐसे और फॉर्मूलेज भी आएंगे। अब दोस्तों अब एक नई चीज पे बात करते हैं, अब एक बात करते हैं, एक बात बताओ, कोई मेरे को बोलता है H2SO4 का एक अणु है, उसका क्या क्या मतलब हो सकता है। H2SO4 के एक अणु में कोई मेरे से पूछ ले, अब हम लोग डिटेल स्टडी करने वाले, जितने फॉर्मूले पढ़ लिए ठीक है, अब हम लोग अगले 10 या 15 मिनट में हम लोग डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं कि H2SO4 के अगर कोई मेरे को बोलता है H2SO4 का एक अणु है, उसका मतलब क्या है। तो अणु अलग अलग तत्व से भी मिलकर बन सकता है और अणु एक तत्व से भी मिलकर बन सकता है। जैसे O2 का जो अणु है वो एक ही तत्व के परमाणु है, दोनों ऑक्सीजन परमाणु। H2O का अणु है वो दो तत्वों से मिलकर बना है। वैसे बेटा H2SO4 के एक अणु जो है किस किस तत्वों से मिलकर बना है, इसमें कौन कौन से तत्व है, इसमें तत्व है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, इसमें है सल्फर तत्व, इसमें है ऑक्सीजन, इसमें एक भी बच्चे को डाउट नहीं आना चाहिए सर ये तीन प्रकार के इसमें तत्व है, ये तीन प्रकार के इसमें तत्व है। एक अणु के बारे में बात करें, सब कुछ बातें किसकी हो रही है, H2SO4 के एक अणु के बारे में जिक्र हो रहा है। कोई मेरे को बोलते सर बात बताओ हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी है, H परमाणु की संख्या, H परमाणुओं की संख्या, H परमाणु किसमें, एक अणु में H परमाणु की संख्या आपके हिसाब से कितने हाइड्रोजन परमाणु, बेटा एक बात बताना आपके हिसाब से कितने हाइड्रोजन के परमाणु है इसमें। तो बेटा आप बोलोगे सर हाइड्रोजन के परमाणु 2 है, सभी बच्चे यही बोल रहे हैं, सभी बच्चे यही बोल रहे हैं। अब कोई बोलते सल्फर, तो सल्फर तत्व है उसका एक अणु में सल्फर परमाणुओं की संख्या कितना हो जाएगा बेटा, सल्फर परमाणुओं की संख्या दोस्तों कितना हो जाएगा, एक सल्फर परमाणु, सारे बच्चों क्या हो जाएगा, एक सल्फर परमाणु। ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, O परमाणुओं की संख्या, O परमाणुओं की संख्या, O परमाणु की संख्या, O ऑक्सीजन परमाणु की संख्या कितनी है, H2SO4 के एक अणु में 4 ऑक्सीजन के परमाणु, H2SO4 के एक अणु में 4 जो है वो ऑक्सीजन के परमाणु है, 4 ऑक्सीजन के परमाणु है। कोई मेरे को बोलते एक अणु में, सब कुछ बातें एक अणु में हो रही है, कुल परमाणु की संख्या कितने, एक अणु में कुल परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या आपके हिसाब से क्या होगा, एक अणु की बात हो रही है दोस्तों, एक अणु का जिक्र हो रहा है। इतनी देर जो सवाल हो रहे थे उसमें अणुओं की संख्या तक पहुंचे थे हम लोग, मोलों की संख्या, अणुओं की संख्या इस तक पहुंचे थे हम लोग। अब एक अणु के बारे में डिस्कशन करें तो प्यारे बच्चों एक अणु में परमाणु की संख्या, कुल परमाणु की संख्या कितनी है, 2 हाइड्रोजन के परमाणु, एक सल्फर का, 4 ऑक्सीजन का, तो 2 + 1 + 4 ये कितना हो जाएगा 7। तो कुल परमाणुओं की संख्या 7 होगी। क्लियर है, एकदम एकदम पूरा पूरा कंसंट्रेशन तुम्हारी इधर है ना, मेरी तरफ है ना, स्क्रीन पे है ना, कुल परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी। अब एक बात बताओ, तुमने परमाणुओं की संख्या निकाली और क्या निकाली जा सकती है यहां, और किस चीज का मान कैलकुलेट किया जा सकता है आपके हिसाब से। तो दोस्तों एक बात बताओ, आपको कोई बोल दे एक अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, आप एक बार मन में कीजिए, मैं यहां आगे सॉल्व कराऊंगा। एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपके हिसाब से कितनी हो जाएगी, सोचिए आप लोग एक बार खुद से सोच के जवाब दीजिए, एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपके हिसाब से कितनी होगी, एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपके हिसाब से कितनी हो जाएगी, एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपके हिसाब से कितनी हो जाएगी, एक अणु में आपके हिसाब से इलेक्ट्रॉनों की संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी, बताइए सोचिए। अब मैं अलग अलग बताऊं, एक हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है सामान्यतः, ऑक्सीजन परमाणु में 2,6 लिखते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, सल्फर में टोटल 16 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो अगर मुझे इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक एक परमाणु में पता है बेटा, एक एक परमाणु में पता है, तो 2 हाइड्रोजन के परमाणु है तो हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन संख्या 2 गुना हो जाएगी। एक सल्फर परमाणु है, एक सल्फर परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेटा 16 होती है, कुछ लोग 32 दिमाग में सोच रहे होंगे, 16 इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2,8,6 इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। अगर परमाणु उदासीन है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 गुना 16 होगी। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 4 ऑक्सीजन परमाणु है, एक ऑक्सीजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 8, तो 4 गुना 8 हो जाएगी। अब बेटा एक बात बताओ, इस पर कोई आवेश नहीं है, अगर कोई आवेश नहीं है तो आप सामान्यतः इलेक्ट्रॉनों की संख्या जोड़ सकते हो बहुत आसानी से। अगर इस पर ऋणात्मक आवेश होता, मान लो -2 होता पूरे H2SO4 पे, तो मेरे को लगता है 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, जितने होने चाहिए थे सामान्यतः उससे एक्स्ट्रा है, बट कोई आवेश नहीं है तो मैंने सिर्फ सीधा इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिन दी। तो 2 × 1 + 1 × 16 + 4 × 18 2 + 16 + 8 32 32 ये कितना हो जाएगा बेटा, 6 और 2 8 8 और 2 10 का 0 1 1 और 50 50 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसमें 50 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, सही कहना, 2 और 16 18 18 और 8 32 सही है, 50 इलेक्ट्रॉनों की संख्या 50 हो जाएगी। प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है बेटा, प्रोटॉनों की संख्या जो है, प्रोटॉनों की संख्या एक अणु में प्रोटॉनों की संख्या अगर आपको जोड़नी है तो बेटा हाइड्रोजन परमाणु में देखो प्रोटॉनों की संख्या होती है परमाणु क्रमांक के बराबर, किसी भी तत्व में प्रोटॉनों की संख्या होती है परमाणु क्रमांक के बराबर। हाइड्रोजन का 1 परमाणु क्रमांक, सल्फर का 16 परमाणु क्रमांक, ऑक्सीजन का 8 है, तो हाइड्रोजन के एक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या होगी 2 गुना, दो परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या होगी 2 गुना 1, सल्फर के एक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या होगी 1 गुना 16, ऑक्सीजन के 4 परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या 4 गुना 8, तो ये भी अगेन 50 आएगा। दोस्तों आप लोगों ने इनऑर्गेनिक में भी पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, तभी कोई आवेश नहीं होता है, तभी कोई आवेश नहीं होता है। इस चीज के बारे में मैं परमाणु संरचना में भी बहुत डिटेल में आपके साथ में जिक्र करूंगा, आप चिंता मत कीजिए अगर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको, तो क्योंकि वहां मैं सम इलेक्ट्रॉनिक पढ़ाऊंगा, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, उसमें मैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या गिनना स्टार्ट करवाऊं, जैसे Na+Mg+2 F- नियोन, इनमें 10 इलेक्ट्रॉन, इनको सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, तो वो चीजें मैं बाद में डिस्कस करूंगा, इस चीज की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए।
अब प्यारे बच्चों, हम लोगों को ये पता चल गया कि H2SO4 के एक अणु में आप कुल परमाणुओं की संख्या पूछ लो, हाइड्रोजन परमाणु की संख्या पूछ लो, सल्फर परमाणु की संख्या पूछ लो, ऑक्सीजन परमाणु की संख्या पूछ लो, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ लो, प्रोटॉनों की संख्या पूछ लो, ये सारी चीजें तुम लोगों को पता है। अब दोस्तों एक बात बताओ, अगर मैं ये बोल दूं 10 H2SO4 अणुओं में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होगी, तो आपको पता है एक अणु में 2 होगी, 10 अणु में 20 हो जाएगी। 10 H2SO4 अणुओं में सल्फर परमाणु की संख्या 10 हो जाएगी, 10 H2SO4 में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 40 हो जाएगी, 10 H2SO4 अणुओं में कुल परमाणु की संख्या 70 हो जाएगी, है कि नहीं? सब लोग मेरे साथ हो ना इस चीज को लेकर। 10 H2SO4 अणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 50 गुना 10 हो जाएगी, 10 H2SO4 अणुओं में प्रोटॉनों की संख्या 10 गुना 50 हो जाएगी। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं, H2SO4 अणुओं की संख्या निकालने का आपने सवाल पहले ही कर चुके हैं। दिखाता हूं मैं आपको, दिखाता हूं। 980 ग्राम में आप मोलों की संख्या निकाल लिए थे, 980 ग्राम में आप मोलों की संख्या निकाल लिए थे, उसमें अणुओं की संख्या निकाल लिए थे। दोस्तों अणुओं की संख्या एक बार पता चलने के बाद में आपको एक अणु में जितनी चीजें हैं वो सारी चीजें याद कर सकते हो। अणुओं की संख्या आपको पता है पहले से। अब आपके माइंड में ये रखना है कि हम लोग इसी एक सवाल बना हुआ और उस पूरे एक सवाल में इतना बढ़िया तरीके से फोकस करना है, अपने को इतना बढ़िया तरीके से फोकस करना है कि अपना काम पूरा हो जाए। 980 ग्राम क्वेश्चन है, 980 ग्राम H2SO4 के नमूने में निम्नलिखित ज्ञात करो, नमूने में निम्नलिखित ज्ञात करो, निम्नलिखित ज्ञात करो। 980 ग्राम H2SO4 के नमूने में निम्नलिखित ज्ञात करो। पहला ये है H2SO4 के मोलों की संख्या, पहला है मोलों की संख्या, दूसरा है अणुओं की संख्या, H2SO4 के अणुओं की संख्या, दूसरा है H2SO4 अणुओं की संख्या, दूसरा क्या बेटा H2SO4 अणुओं की संख्या, H2SO4 अणुओं की संख्या। अब बेटा मोलों की संख्या का एक फॉर्मूला आपको पता है, जब द्रव्यमान दिया है, भार दिया है, तो आप मोलर भार से भाग देंगे और बिना सोचे समझे मोलों की संख्या बोल देंगे। दिया गया द्रव्यमान नमूने का ग्राम में 980 ग्राम दिया, मोलर भार 98, आपको अब तो याद हो गया होगा 980 बटा 98, मोलों की संख्या आ गई 10। ये सवाल तो पहले कर चुके हो। अणुओं की संख्या सर 10 मोल है तो अणुओं की संख्या आ जाएगी 10 गुना 10 गुना आओगा 2 संख्या के बराबर। अब सवाल तीसरा स्टार्ट होता है। अब मैं कोई बात बताऊं, अणुओं की संख्या एक बार आने के बाद में तुम क्या ये बता सकते हो कुल हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, H परमाणु इस पूरे नमूने में H परमाणुओं की संख्या, H परमाणुओं की संख्या पूरे नमूने में H परमाणुओं की संख्या। तो H2SO4 के एक अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु है, H2SO4 के एक अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु है, तो बेटा एक अणु की संख्या टोटल 10 Na है, एक अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु है, तो 10 Na में कितना होगा? तो मैं बोल दूंगा एक अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु है गुना अणुओं की संख्या जितनी भी होगी ये हो जाएगा हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, 20 Na आ जाएगा। हाँ ना बोलिए मेरे को, एक अणु में 2 हाइड्रोजन परमाणु है तो 10 Na अणुओं में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होगी 2 गुना 10 Na। अब अगर मेरे से कोई पूछ ले ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, इसी नमूने में O परमाणुओं की संख्या, O परमाणुओं की संख्या, O परमाणुओं की संख्या, O परमाणुओं की संख्या। H2SO4 के एक अणु में 4 ऑक्सीजन परमाणु है, एक अणु में 4 परमाणु आपको पता है, तो मेरे को बताओ हमारे पास में H2SO4 के एक अणु में 4 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं, हमारे पास में इतने सारे अणु, एक नहीं हमारे पास में 10 Na है, तो दोस्तों कितने लोगों को लग रहा है कि सर एक अणु में 4 ऑक्सीजन परमाणु है तो 10 अणुओं में सर जी 10 गुना Na ऑक्सीजन परमाणु हो जाएंगे। अब कुछ लोग कुछ बच्चे बोलते हैं सर आगे निकाल दे, आगे याद कर लो। अरे भाई याद कर लेना, 4 गुना 10 तो 40 Na हो जाएगा, 40 Na हो जाएगा, तेरे को कांसेप्ट तो क्लियर हो ही रहा है ना, तो 40 Na हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है एक H2SO4 अणु के बारे में हमें बहुत डिटेल में पता है, तो अब हम लोग किसी भी चीजों का जिक्र कर सकते हैं। एक अणु के बारे में सब कुछ पता है अपने को, तो आपको अणुओं की संख्या से उसको मल्टीप्लाई करना है। अब कोई बोले कुल परमाणुओं की संख्या, ई बोले कुल परमाणुओं की संख्या, कुल परमाणुओं की संख्या, इसमें कुल कितने परमाणु? कुल परमाणुओं की संख्या। दोस्त कुल परमाणु की संख्या, एक H2SO4 अणु में 7 कुल परमाणु है, एक H2SO4 अणु में 7 कुल परमाणु है, तो दोस्त कुल परमाणुओं की संख्या हो जाएगी 7 गुना इस नमूने में कितने अणु है? 10 Na। तो सिंपल सा कर दिया, 70 Na जो है वो कुल परमाणुओं की संख्या हो जाएगी। क्योंकि हमें पता है अणुओं की संख्या एक बार आने के बाद में तो कुछ भी पूछ ले, एक अणु में 7 परमाणु है, 5 अणु में 7 गुना 5 हो जाएंगे, 10 अणु में 7 गुना 10, 20 अणु में 7 गुना 20, 10 Na अणु है तो 7 गुना 10 Na, 7 गुना 10 Na। इसी में ही मैं आपको ABCDEF में मैं ये बोल दूं कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी? तो दोस्तों कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो दोस्तों कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? एक अणु में 50 इलेक्ट्रॉन है, एक अणु में 50 इलेक्ट्रॉन, ये देख ले, एक अणु में 50 इलेक्ट्रॉन है। हमने निकाला था एक अणु के बारे में सब कुछ जाना था, एक अणु में 50 इलेक्ट्रॉन है, तो खुद बता एक अणु में 50 इलेक्ट्रॉन है तो इस पूरे इनमें 50 गुना 10 Na होगा, नहीं होगा? यहाँ हमारे पास में 10 Na अणु है तो 50 गुना 10 Na हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 500 Na आ जाएगी। आप चाहो तो Na का मान रख दो, आपको चाहिए अगर तो Na का मान रख दो, कोई दिक्कत नहीं। Na का मान अगर आपको चाहिए तो Na का मान अवगाद्रो संख्या का मान आप रख सकते हो, अवगाद्रो संख्या का मान जो है वो आप रख सकते हो, है ना? अवगाद्रो संख्या का जो मान है वो आप बच्चों रख सकते हो, बट हमारे ऑप्शंस में ज्यादातर Na में ही आएंगे, ज्यादातर Na में ही आएंगे। अब एक सवाल कर लेते हैं, अब एक और सवाल कर लेते हैं, 5 मोल H2O में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? 5 मोल इलेक्ट्रॉनों में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी? अब एक बार मैं 10 सेकंड देता हूं, इसमें तुम खुद आंसर करने की कोशिश करो अपने मन में। 5 मोल इलेक्ट्रॉन है तो सबसे पहले तो आप एक अणु के बारे में जान लो, एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके बाद में अपना काम बहुत आसान है, उसके बाद में हमारा काम जो है वो बहुत बहुत आसान है। एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद कर लो, उसके बाद में अपना काम जो है बहुत बहुत आसान है। उसके बाद में हमारा काम बहुत आसान है। तो दोस्तों इसमें 5 मोल H2O में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अपने को याद करनी है। तो प्यारे बच्चों आप सबसे पहले एक अणु के बारे में याद कर लो, एक अणु के बारे में ज्ञान होना जरूरी है। एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अभी बात बताओ, एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको याद करनी है, एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको याद करनी है। अगर एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद करनी है तो मेरे को एक बात बताओ, एक अणु में 2 हाइड्रोजन के परमाणु है और एक ऑक्सीजन का परमाणु। हाइड्रोजन के परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 हाइड्रोजन के परमाणु है तो हाइड्रोजन के परमाणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 हो जाएगी, 2 गुना 1।
H2 में एक ऑक्सीजन का परमाणु है, एक ऑक्सीजन के परमाणु में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बेटा मैं लिखूंगा 1 गुना 8, तो 2 + 8 हो जाएगा 10। तो H2 अणु में एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो जाएगी, एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो अपनी 10 हो जाएगी, एक अणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है वो 10 हो जाएगी। ठीक है, अभी बात बताओ, हमें जो भी नमूना दे रखा है सबसे पहले हमें अणुओं की संख्या निकालने की जरूरत है, क्योंकि हमें पता है एक अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, हमें कुल उस पूरे नमूने में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछिए, तो सबसे पहला काम होना चाहिए अणुओं की संख्या। तो दोस्तों इसके हल में मेरे को बताओ अणुओं की संख्या कितनी होगी, 5 मोल है तो H2O अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी आपके हिसाब से, एक मोल में कितने अणु होते हैं, H2O अणुओं की संख्या, इस नमूने में H2O की अणुओं की संख्या कितनी होगी, तो बेटा 5 मोल है तो 5 गुना NaH2O अणु है, 5 गुना NaH2O अणु है, 5 गुना NaH2O अणु है। ठीक है, H2 अणुओं की संख्या होगी 5 into Na, H2 अणुओं की संख्या होगी 5 into Na। सही बात, एक मोल में अवगाद्रो संख्या के बराबर होंगे H2 में, 5 मोल है तो 5 गुना Na हो जाएंगे। अब दोस्तों अपना काम हो गया, एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन है तो कुल इलेक्ट्रॉन 5 Na अणु में कितना हो जाएगा, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। दोस्त एक अणु के बारे में पता है तो अब तू बता देगा, अब तू बता देगी, अब तू बता देगी, अब तू बता देगा। एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास में कुल कितने अणु, 5 Na अणु। मान लो कोई बोलते हैं हमारे पास में 20 अणु है तो मैं 20 गुना 10 करता क्योंकि एक अणु में 10 इलेक्ट्रॉन है, हमारे पास में यहाँ 5 Na अणु है तो दोस्त 5 Na गुना 10 करूंगा या नहीं करूंगा मैं बता, क्या ऐसे सोच रहा था बेटा, क्या बेटा ऐसे ही सोच रही थी, 5 Na गुना 5 Na into 10, 5 Na into 10, तो दोस्तों ये हो जाएगा 50 Na, 50 Na, 50 Na, 50 Na, 50 Na हो जाएगा। सही बात है, बस हो गया काम भाई। कोई अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु की संख्या याद करें तो सबसे पहले ये सोच लो एक अणु में क्या है, अणुओं की संख्या आने के बाद में सिंपल गणित का सवाल हो गया। दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि अब जब जैसे एग्जाम पास मारा है आपने बहुत स्ट्रेस आ रही होगी, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा होगा कि यार मैं मेहनत कर रहा हूं बट सही दिशा में मेहनत नहीं कर रहा हूं, तो दोस्तों अपने दिन को 3 भागों में विभाजित करो, दिन को 3 भागों में विभाजित करो। 3 भागों में विभाजित करने का फायदा क्या है कि एक सब्जेक्ट को आप दोगे 3 4 घंटे 3 घंटे 4 घंटे, अगर मान लो एक भाग खराब हो जाता है, आप पढ़ नहीं पाते हो किसी कारण से, आपका मन नहीं लग पाता है, तो दोस्तों आपको ये नहीं सोचना कि पूरा दिन खराब हो गया, आपको ये सोचना है कि 3 भाग है तो एक ही खराब हुआ है, बाकी 2 में मेहनत करनी। उसके अलावा एक और आप लोगों को मैं गुरु जान देता हूं, जब भी बेड से उठो तो बेड पे कई देर तक लेटे मत रहो, बेड पे कई देर तक बैठे मत रहो, बेड पे किताब लेके पढ़ने की कोशिश मत करो, कुर्सी पे जाओ, चेयर पे जाओ, कुर्सी पे जाओ। जैसे तुम्हें लग गया कि अपना नींद का काम हो गया है तो आपको सीधे उस बेड से उठ के कहीं और बैठना है। मैं जब तैयारी कर रहा था जेईई की तो मेरे पास में गद्दा था, फोल्ड होने वाला है, रोल कर सकते हैं गद्दे को, तो फोल्ड होने वाला गद्दा था, तो मैं जैसे उठता ना सबसे पहले पूरे गद्दे को फोल्ड करके साइड में रखता था, और बेड था लकड़ी का, उस पर नींद आती नहीं, फिर गद्दे को साइड में सबसे उठते ही मेरा ही दिमाग करता था, उठते 10 सेकंड के अंदर मेरे को पहला काम वो करना है, मेरे को ये नहीं सोचना है आज बहुत पढ़ना है बहुत नींद लेनी, सबसे पहले मैं वो उठा के बाहर फेंकूं। फिर मैं नोटबुक उठाता, अपने शॉर्ट नोट्स उठाता, ब्रश करता रहता और मैं नोट्स लिखता था, पेज पलटता रहता, ब्रश करते करते। आपके पास में जितना नीट का टाइम बचा है, मैं बोल रहा हूं जितनी आप जान डाल सकते हो उतनी जान डाल दो, बाकी सारी चीजों को छोड़ दो यार। एक बार मम्मी से लड़ाई हो रही, काम करने में मम्मी की हेल्प नहीं कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, उस लड़ाई से कुछ नहीं होने वाला है, तो रिजल्ट आएगा तुम्हारी मम्मी से अपने आप दोस्ती हो जाएगी वापस से, पापा कोई काम भेज रहे हैं नहीं जाना, रिश्तेदारों की शादी नहीं जाना भाई, नहीं जाना, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे एक से जाने, तुम्हारे एक के किसी फंक्शन में या किसी शादी में जाने से उनकी शादी फंक्शन रुक नहीं जाएगा। किसी दोस्त ने बोला यार इसने फोन किया तो फोन उठाने पड़ेगा, अरे यार वो दोस्त भी वेला है तुम्हारी तरह, तुम उसका फोन मत उठाओ, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचो। किसी से दोस्ती कम करने से ऐसा नहीं होगा कि 4 साल बाद में तुम्हें बोलेगा यार एक बात है अक्टूबर 2022 में मैंने तेरे को फोन किया था, तूने मेरे से बात नहीं की, अब तो मैं तेरे से नहीं बात करूंगा, ऐसा कभी कभी नहीं होता, कभी नहीं होता है। मैं उन सारे दोस्तों के साथ में बहुत अच्छे से कनेक्टेड हूं, जो भी मेरे स्कूल के दोस्त थे जिनको मैंने छोड़ा था जेईई की तैयारी को, जिनसे मैं बात करने बंद की थी, उनसे मेरे अभी बहुत अच्छे टर्म्स है। उस टाइम ये लगता था यार वो लोग दोस्त क्या सोचेंगे। दूसरी बात, ये जो बचे हुए महीने ना वो तुम्हें कहां से कहीं भी पहुंचा सकते हैं। जिंदगी में इतने महीने में जो प्रोग्रेस अभी मिलेगी ना, वो प्रोग्रेस इतने महीने में जिंदगी में कभी भी नहीं मिलेगी। ये बात समझ रहे हो, इतने महीने में तुम्हें एम्स दिला सकता है, ये महीने इतने महीने की तैयारी, इतने महीने की बहुत गवर्नमेंट कॉलेज में एमबीबीएस करवा सकता है, डॉक्टर नाम लगा सकता है। इतना जो प्रोग्रेस अभी तुम नॉर्मल स्टूडेंट हो, इतना प्रोग्रेस जिंदगी में मान लो अभी तुमने मेहनत कम की, बीएससी करने लगे, इतने 5-6 महीने में इतनी प्रोग्रेस जिंदगी की कोई भी क्षण नहीं देगा जितनी प्रोग्रेस इस 5-6 महीने में सिर्फ और सिर्फ तुम लोग पढ़ के अपनी प्रोग्रेस करवा सकते हो। याद रखना, इस बात को याद रखना, ये जो 5-6 महीने जितनी प्रोग्रेस देने वाले इसमें तुम्हें किसी का भी कटाना पड़े, तुम्हारे मम्मी पापा से रूठ जाओ, तुम्हारे भाई बहन से रूठ जाओ, तो तुम्हें खुद पे देखना, खुद पे देखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि अरे सर टाइम हमारा जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं ले सकता इस चीज़ के बारे में बात करने का, बट आप लोग ये समझ लेना अगर मैं कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हो, मैं कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया अपना, ये हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बारे में सवाल। अब बात करते हैं, अब मैं नीट के एक दो सवाल करवाने की कोशिश करता हूं। एक बात बताओ, ये नीट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत बेसिक क्वेश्चन। ये सवाल पूछा है, ये अभी तक क्विज नहीं, इस सवाल में मैं हिंट दे रहा हूं, नीट का सवाल आ रहा है। यदि अवगाद्रो संख्या Na 6.022 × 10⁻23 से परिवर्तित होकर 6.022 × 10⁻20 हो जाए तो इसमें क्या परिवर्तन होगा, इसमें क्या परिवर्तन होगा। ये बोल रहा है कि बात बताओ, आप बोलते हो 1 मोल का मतलब है इतने कणों की संख्या, अगर H2 अणु का 1 मोल का मतलब है इतने सारे अणुओं की संख्या, H2 के हीलियम के 1 मोल परमाणु का मतलब है इतने सारे परमाणु की संख्या। अब तुम है ना ये संख्या बदल के आप आज से ये बोलने लग जाओ कि 1 मोल H2 का मतलब इतने सारे H2 के अणु, 1 मोल हीलियम का मतलब इतने सारे हीलियम के परमाणु, तो क्या बदल जाएगा, तो क्या बदल जाएगा। अब सबसे पहले मैं एक पॉइंट पे बात करता हूं, मान लो मैं इसको एक छोटे एग्जांपल से लेता हूं। मान लो तुम जिस बंदे से सब्जी लेते हो, ठीक है, सब्जी लेते हो, वो एक दर्जन जो है एक दर्जन में 12 केले देता है, 12 केले देता है। ठीक है, अब एक नया सब्जी वाला है सब्जी मंडी में, एक नया सब्जी वाला है तुम्हारे गांव के पास में, उसने बोला भैया मैं तो एक दर्जन का मतलब मानता हूं 10 केले, मैं तो एक दर्जन का मानता हूं 10 केले। अब तुम बोलोगे यार मैं तो एक दर्जन में 12 केले होते हैं, वो बोले भाई मेरे को तो स्कूल में यही सिखाया है एक दर्जन का मतलब 10 केले, अब बता तेरे को लेना तो ले ले। मान लो कोई सब्जी वाला एकदम गुस्से वाला हो, वो बोले मेरे को तो यही सिखाया मेरे घर में स्कूल में एक दर्जन का मतलब 10 केले। अब तुम बोलोगे यार हमें तो 12 देते थे, बोला नहीं आज वो सब्जी वाला है नहीं, मैं लेना तो ले। अभी बात बता, इसमें सेम केले, एक ही खेत से उखाड़े हुए केले, एक ही पेड़ से उखाड़े हुए केले, अब बता इन दोनों में तेरे को क्या फर्क आएगा। सेम खेत से सेम पेड़ के, बस आज वो सब्जी वाला आया नहीं दूसरा वाला आया। अब तू बता क्या केले का टेस्ट, जो टेस्ट है, जो स्वाद है वो अलग हो जाएगा। वो 12 दे रहा है 10 दे रहा है, स्वाद अलग कहां से होगा भाई, कोई स्वाद क्यों अलग हो। एक ही तरह से केले उठाए, सेम केले, जैसा केले में जैसा तुम लोगों को अभी खाने में मजा आ रहा है बाद में मजा आएगा। अगर केले का मिल्क शेक बना रहे हो तो जैसा पहले लगा था वैसा अब लगेगा।
तो ये बोल रहा है कि एक मोल में जैसे दर्जन में 12 चीजें होती है, वैसे एक मोल में इतनी चीजें होती है। ये बोल रहा है इतनी बदल के इतनी कर दें तो क्या परिवर्तित होगा, क्या बदलेगा। तो एक ऑप्शन बोल रहा है, बी वाला ऑप्शन बोल रहा है यौगिक। अब यौगिक का क्या मतलब है मोल से, यौगिक का क्या, यौगिक मतलब तुम जो केले से जो मिल्क शेक बनाने वाले हो उसका टेस्ट बदल जाएगा क्या, उसका स्वाद बदल जाएगा क्या। तुम लोग बोलो नहीं स्वाद तो सेम रहेगा। ये तो दुकान वाले दिमाग में है, तो सब्जी वाले दिमाग में है कि एक दर्जन में 10 केले देगा। इससे केले का रंग या केले का स्वाद या केले से मिल्क शेक बनने वाला उसका स्वाद नहीं बदलेगा। तो यौगिक कहां से बदल जाएगा, यौगिक तो एक मोल की परिभाषा से पहले ही, हमारी दुनिया में आने से पहले ही इस पृथ्वी पर यौगिक थे, वो तो वैसे ही रहेंगे। ये तो किताबी ज्ञान है ना, तुमने माना है ना एक मोल का मतलब इतना है। तुम कल को कुछ और मान लो, तुम एक साल को मान लो 15 महीने मान ले, तो क्या तुम्हारे तो क्या आसपास का पानी का रंग बदल जाएगा। एक साल में 12 महीने मान रहे थे, कल से पाकिस्तान में एक साल में 15 महीने मानने लग जाए तो क्या पाकिस्तान वालों को पानी का रंग बदल जाएगा, क्या हवा वो सुंदर, हवा सुंदर क्या, हवा वो अच्छी हो जाएगी क्या, है कि क्या वहां के लोग वो सुंदर हो जाएंगे क्या, नहीं होंगे ना। तो यौगिक में कोई फर्क नहीं आएगा। क्यों परिवर्तन होगा यौगिक, ये तो तुम मान रहे हो ना, तुम्हारे मान से पूरा धरती थोड़ी चेंज हो जाएगा। कल तुम लोग बोल रहे हैं मैं तो ऑक्सीजन को ना एक नया नाम दूंगा, ऑक्सीजन को आज से मैं नाम दूंगा निशा बोलूंगा ऑक्सीजन को। निशा बोलने से ऑक्सीजन क्या मतलब, कोई बदल थोड़ी जाएगा। निशा ऑक्सीजन को कल से बोलने लगे तुम निशा, ये निशा नाम की गैस है, सब लोगों को हवा सांस लेने में जरूरत है, क्या ऑक्सीजन ऐसे थोड़ी करेगा मेरा नाम बदल गया अब तो मैं इस इंसान को कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाऊंगी, मार दूंगी इस इंसान को, वो तो सेम काम करेगा, यौगिक नहीं बदलेगा। ठीक है। अब तीसरा बोला द्रव्यमान की परिभाषा ग्राम में। अरे यार तेरे ये मानने से द्रव्यमान की परिभाषा ग्राम में कैसे बदल जाएगी मेरे भाई। तेरी मम्मी ने पहले 10 ग्राम सोना ले रखा है अपनी शादी में, तुम्हारे पापा ने मम्मी को गिफ्ट किया 10 ग्राम सोना कि यू आर माई लव, आई लव यू बेबी, बेबी जो भी बोला होगा, मम्मी पापा प्यार तो करते हैं ना। तुम्हारी मम्मी को 10 ग्राम सोना तुम्हारे पापा ने गिफ्ट किया। किसी एक बदमाश आदमी ने एक सवाल दिया, एक मोल में आज से पहले ये मानते थे इतने करोड़ की संख्या, आज से ये मानेंगे, क्या तुम्हारी मम्मी का गहना छोटा हो जाएगा क्या, 10 ग्राम सोना तो 10 ग्राम सोना ही रहेगा ना। ऐसा थोड़ी अरे मम्मी तो 8 ग्राम का हो गया अब तो सोनार को वापस दो 8 ग्राम में देगा, नहीं भाई वो तो 10 ग्राम का ही। तुम्हारी मम्मी को क्या फर्क पड़ता है, मोल की परिभाषा से भी फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ग्राम की परिभाषा, द्रव्यमान की परिभाषा ग्राम यूनिट में कोई चेंज नहीं होगा। अब पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, संतुलित समीकरण में परस्पर रासायनिक स्पीशीज का अनुपात। भैया तुमने ये माना है, जब मैं ये बोल रहा हूं H2 + ½ O2 से H2O बन रहा है, अब भी जल यही तो बनेगा मेरे भाई। तुम्हारे मानने से संतुलित रासायनिक समीकरण में ऐसा थोड़ी एक H2 और एक O2 अभिक्रिया करके H2O2 बनाने लग जाएंगे, नहीं भैया जल की अभिक्रिया तो हमेशा ऐसी ही रहेगी, संतुलित अभिक्रिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम क्या मान रहे हो, संतुलित अभिक्रिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक बात बताओ, एक बंदा बोल रहा है दर्जन के एक दर्जन 12 केले दे रहा है, एक बोल रहा है एक दर्जन 10 केले दे रहा है, तो एक दर्जन का भार तो परिवर्तन होगा, या तो 12 किलो का भार ये भारी होगा और ये 10 किलो का भार कम हो जाएगा, ये बात जरूरी। दर्जन का भार, दुकान वाले को तुम लोग बोल रहे भैया 10 केले क्यों दे रहे हो दर्जन में, तो वो बोले मेरा मन है, तो तुम लोग बोलो भाई 12 केले दोगे तो ज्यादा भार आएगा मेरे को, 10 केले दोगे कम भार आएगा, एक दर्जन का भार बदल दिया आपने, तो ये जरूर क्या आपने, ये आपकी बात आपकी सोच सही है। अब चौथा वाला स्टेटमेंट पढ़, एक मोल कार्बन का द्रव्यमान। अब देखा पहले तो ये बोल रहा था इतने कार्बन परमाणु का द्रव्यमान 12 ग्राम होता है, अब कार्बन परमाणु तूने कम कर दिया एक मोल में, तो इसका द्रव्यमान अगर परमाणु की संख्या कम कर दी, केलों की संख्या कम कर दी, तो आपकी बात एक दर्जन का भार कम हो जाएगा। तो परमाणु की संख्या कम कर दी तो इस बार एक मोल कार्बन का द्रव्यमान जरूर बदल जाएगा, क्योंकि तू पहले मान रहा था इतने परमाणु, तो इतने परमाणु का द्रव्यमान था इतना इंटू एक परमाणु का द्रव्यमान 12 AMU करते इसको गुणा में तो 12 ग्राम आ रहा था, अब की बार इसको इंटू 12 करना पड़ेगा। तो अब ये संख्या अलग अलग होगी, तो एक मोल पदार्थ का द्रव्यमान तुम्हारे हिसाब से बदल जाएगा, वो तुम्हारे हिसाब से बदलेगा, एक मोल पदार्थ का जैसे दर्जन का बदला है। तो आंसर हो जाएगा फोर्थ। इस चीज को आप प्लीज रिवीजन में आप टाइम नोट कर लो इस वीडियो का, इस टाइम से इस टाइम आप एक बार दोबारा देखना इसको। ये सवाल मैं यहां इसलिए लेके आऊं क्योंकि अपने को बेसिक कंसेप्चुअल चीजें प्रोवाइड करता है ये सवाल अपने को बहुत कुछ चीजों को अंडरस्टैंड करने में मदद करता है, इसीलिए मैं इसको अलग से लेके आया हूं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं क्वेश्चन में, अपने पास में ज्यादा समय नहीं है। निम्न में से किस में अणुओं की संख्या अधिकतम है, अणुओं की संख्या अधिकतम किस में है, ये सवाल है। निम्न में से किस में अणुओं की संख्या अधिकतम है, सबसे पहले मोलों की संख्या निकालो। देखो सबसे पहले एक और बात है, सारे अणु है ना, ये भी अणु है, ये भी CO2 भी अणु है, ये भी अणु है, ये भी अणु है, तो सबसे पहले मोलों की संख्या निकाले। ए ऑप्शन में मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, दिया गया भार बटा मोलर भार। SO2 का मोलर भार कितना होगा, सल्फर का 32, 2 ऑक्सीजन का 2 गुना 16, तो ये हो जाएगा 64 बटा 64, इसके मोलों की संख्या आ जाएगी 1। बी ऑप्शन में मोलों की संख्या कितनी आ जाएगी, दिया गया भार बटा मोलर भार। CO2 का मोलर भार भी 44 होता है, अब तक याद हो गया होगा। 48 ग्राम ऑक्सीजन है, इसमें मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, दिया गया भार 48 बटा 3 ऑक्सीजन के परमाणु है 1 का 16, 48 बटा 48 1। 8 ग्राम H2 में मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, मोलों की संख्या हो जाएगी दिया गया भार बटा मोलर भार H2 का 2 4। अब एक बात बता, चारों में अगर मेरे को बोले इसमें अणुओं की संख्या कितनी है, तो मोलों की संख्या गुना n करूंगा अणुओं की संख्या के लिए, इसमें अणुओं की संख्या कितनी होगी, मोलों की संख्या गुना n करूंगा, इसमें अणुओं की संख्या कितनी होगी, मोलों की संख्या गुना n करूंगा, इसमें अणुओं की संख्या कितनी होगी, मोलों की संख्या गुना n करूंगा। अब मेरे को बता दे अणुओं की संख्या किसमें ज्यादा है, सवाल में ये पूछा अणुओं की संख्या अधिकतम किसमें, ये भी नीट मार रखा है, भार दे रखा था, भार से सीधा अणुओं की संख्या नहीं निकलती, पहले मोलों की संख्या फिर अणुओं की संख्या हो जाएंगे, तो मैंने सबसे पहले मोलों की संख्या निकाली और मेरे को लग रहा है ये 1 into n है, ये 1 into n है, ये 1 into n है, ये 4 into n है, तो इसमें अधिकतम है, आंसर 4 हो जाएगा, आंसर 4 हो जाएगा, आंसर जो अपना 4 हो जाएगा। सही बात है, उत्तर जो है अपना 4 हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया है। अगला सवाल, जल के अणुओं की अधिकतम संख्या किसमें है, जल के अणुओं की अधिकतम संख्या किसमें, जल के अणुओं की अधिकतम संख्या किसमें, और चारों ऑप्शन आप एक बार पढ़िए खुद से, जल के अणुओं की अधिकतम संख्या आपके हिसाब से किसमें, जल के अणुओं की अधिकतम संख्या आपके हिसाब से किसमें। अब दोस्तों एक थोड़ा सा इसमें सोचना, अणुओं की संख्या हर ऑप्शन में निकालना है। अणुओं की संख्या निकालने का तरीका है, मोलों की संख्या पहले पता होनी चाहिए, मोलों की संख्या को अवगाद्रो संख्या से गुणा कर दोगे तो अणुओं की संख्या आ जाएगी। तो ऑप्शन बी में अणुओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 18 गुना Na, सीधे बोलेगा 18 मोल पानी 18 गुना Na। ऑप्शन 3 में देखना, पानी 18 अणुओं में, पानी के 18 अणु ये बोलना चाहता है, इसमें तो अणुओं की संख्या 18 दे दी सीधे, इसमें बोला पानी का 18 अणु, तो अणुओं की संख्या सीधी आ गई, जब अणुओं की संख्या खुद से ही दे रखी तो 18, इसमें तो 18 अणु है, इसमें 18 मोल है, 18 मोल में 18 गुना Na, 18 गुना Na है, Na बहुत बड़ी संख्या है। तो पहले मैं कोई बात बता, दूसरे और तीसरे में कौन बड़ी संख्या, अणुओं की संख्या किसमें ज्यादा है, 18 Na में ज्यादा है या खाली 18 अणु, 18 Na का मतलब जानता है तू, 18 गुना 6.02 × 10⁻23। कोई बोले मेरे पास में 18 रुपए, तो कोई बोले इतने सारे रुपए, इतने सारे कितने रुपए होंगे, इतने मुकेश अंबानी के पास में भी नहीं होंगे, मेरे पास में है बट थोड़े से कम है से। तो तुम लोग बोलोगे सर इतने पैसे होते हैं, आप हमारी अणुओं की संख्या ये सब थोड़ी कैलकुलेट करते हैं, बिल्कुल नहीं, इतने तो इतने से तो मतलब कितने से भाग दे दो, इतने कम है, मेरे पास 18 रुपए टोटली, सच बता रहा हूँ, 18 रुपए 5 रुपए की कचौड़ी खाऊंगा तो फिर सो जाऊंगा। अणुओं की संख्या 18 है, ये 18 गुना Na है बेटा, इन दोनों में से तुम्हें बोल रहा है दूसरे वाले में ज्यादा होंगे सर, दूसरे वाले में ज्यादा होंगे।
इसमें बोला 18 ग्राम पानी में। अब दोस्त एक बात बता, 18 ग्राम पानी में अणुओं की संख्या निकालनी है, तो सबसे पहले तो तुझे मोलों की संख्या निकालनी पड़ेगी अणुओं की संख्या के लिए। तो बेटा मोलों की संख्या हो जाएगी, दिया गया द्रव्यमान 18 ग्राम दिया, इसमें 180 ग्राम दिया था द्रव्यमान सवालों में, तो 180 ग्राम में कैसे निकाला था, दिया गया द्रव्यमान बेटा मोलर भार। तो दोस्तों मोलर भार भी किस्मत से 18 ही है, तो प्यारे बच्चों 18/18, इसमें मोलों की संख्या 1 आ जाएगी। अणुओं की संख्या होगी एक मोल में, अणुओं की संख्या कितनी होगी सर 1 × Na। अणुओं की संख्या सर जी मोलों की संख्या के बाद में अणुओं की संख्या निकाली जाती है, अणुओं की संख्या होगी 1 × Na। तो अब मेरे को बता, इसमें 18 है, इसमें 18 Na है, इसमें 1 N है, तो 18 से तो 1 N ज्यादा है, 1 N से 18 N ज्यादा है। अभी तक ऑप्शन बी जीत रहा है, ऑप्शन 2 वाला, ऑप्शन 2 जो है वो जीत रहा है, ऑप्शन 2 में सबसे ज्यादा है। अब कोई बोले सर 1.8 ग्राम पानी में, इस सवाल को देख के क्या सोचेगा सर द्रव्यमान दे दिया गया है, अणुओं की संख्या पूछिए, तो सर पहले तो मोलों की संख्या बता दो, मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, दिया गया द्रव्यमान ग्राम में बेटा मोलर भार 1.8/18 आ जाएगा, मोलों की संख्या आ जाएगी सर 0.1। अब बेटा अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी, अणुओं की संख्या हो जाएगी, अणुओं की संख्या हो जाएगी पॉइंट, जितने मोलों की संख्या गुना Na। अब बेटा मेरे को बात बता, इन सब में कौन बड़ा है, 18 बड़ा है या Na बड़ा है या 0.1 Na बड़ा है या 18 Na बड़ा है, Na बहुत बड़ी संख्या है, तो सबसे ज्यादा आ जाएगा ऑप्शन बी में, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक इस सवाल से सीख क्या मिली है, जब भी मोलों की संख्या निकालनी हो सबसे पहले सॉरी जब भी अणुओं की संख्या निकालनी हो सबसे पहले मोलों की संख्या निकालो, जब भी अणुओं की संख्या निकालनी हो सबसे पहले मोलों की संख्या निकालो, जब भी अणुओं की संख्या निकालनी हो सबसे पहले मोलों की संख्या निकालो, मोलों की संख्या निकालो। तो दोस्तों आज का क्लास ये था, मैंने उम्मीद किया मैंने अपनी तरफ से बहुत अच्छा पढ़ाने की कोशिश की। आप लोग होमवर्क कर लेना, होमवर्क वाली स्लाइड का, तो होमवर्क कर लेना बेटा, और साथ में रिवाइज करते रहना, पूरा मोटिवेशन के साथ में मेरे साथ में लगे रहो। चैप्टर के एंड में मैं गारंटी देता हूं आप में से बहुत अधिकतर बच्चों को सारे सवाल नीट के तरफ पाओगे। ठीक है दोस्तों, मेरा नाम मनीष कोदारा है, फिर मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में। एक बार लेक्चर में कमेंट करके मेरे को बताना आपको कैसा लगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, कल तक के लिए बाय बाय, हार्ड वर्क करते रहो, अपने ड्रीम को हर टाइम दिमाग में रखो। बाय बाय।